निखिल कह रहे तबीयत कैसी है, बता दिया मैंने। इंदौर की धरती से प्रणाम। खुश रहो भाई। आकाश, साहिल जप्ते, राजकमल, मंगल कुमार मेहता, राजकमल प्रजापत, बसंत बनवारी, मीना, आशीष, कैलाश, योगेंद्र सिंह। अभी आपको पता है कि आजकल ना मौसम ऐसे ही चल रहा है। अब हमारे साथ क्या होता है ना, जैसे क्लास में जब हम पढ़ाते हैं लाइटें बहुत ज्यादा जलती हैं, तो हम कई बार इसे चला लेते हैं, उस चक्कर में गर्मी बहुत हो जाती है ना। और मुझे लग रहा है कि उसी वजह से जो है तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जुकाम वुकाम खतरनाक वाला हो गया है। लेकिन मैं अभी मुझे लग रहा है कि इतना तो है कि आपकी क्लास हो जाएगी। राम राम। शुरू हो गया भाई, शुरू करें। चलो आज बेटा हम क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हिंदी में सब लिखते हैं हम वैद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत की, ठीक है। लग रहा भाई गीला कपड़ा मार दिया घर वालों ने इस पे, खराब करेंगे लग रहा है बोर्ड को, कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही ना, तो लग रहा है गंदा हो गया होगा ये। घर वालों ने लग रहा भाई साहब ज्यादा होशियारी में गीला कपड़ा ही चिपका दिया। चाहे थोड़ा फेस उतरा हुआ लग रहा है आपको। सर मैकेनिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन अपलोड, हाँ वसीम अहमद जी ने एक बड़े काम की चीज बताई है। आज मैं आपको पूरे मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्ड क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ में आपको एक आध दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो जाए तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोल्ड क्वेश्चन रहेंगे सारे, 300-400 जितने भी हो पाएंगे मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैकेनिक्स वाले पार्ट के। उसमें काइनेमेटिक्स, न्यूटन के नियम, ग्रेविटी, वर्क, पावर, एनर्जी, लिफ्ट, सैटेलाइट, फ्रिक्शन, यूनिट डायमेंशन, रोटेशनल मोशन, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार, और बीच में देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज्यादा मत करना। जैसे एक बच्चा बदतमीजी आके करने लगा ना हाय हाय हेलो हेलो की, तो कोई बच्चा फालतू बिल्कुल परेशान मत करना क्लास में। जब पूछा जाए क्वेश्चन उसका जवाब देना है, बिल्कुल चुपचाप क्लास लेनी है। एनर्जी टीचर की बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मेरी खुद की आदत ऐसी है, अगर मैं 40% पे ठीक हूं ना तो मेरा मन नहीं करता क्लास को ऑफ करा दूं। मैं खुद से गिल्ट सा फील होता है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा सम्मान करेंगे इस चीज का। देखो अच्छा बेटा, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें लिखेंगे, पहले एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच of physics. Electricity is a branch of physics which deals in charged particle, which deals in charged particles either at rest or in motion. हिंदी में लिखेंगे फिर समझाऊंगा मैं आपको इसका मतलब क्या है। वैद्युत की भौतिक विज्ञान की, वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर या गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अरे जब हम क्वेश्चन देंगे उसे कर लेना मुकेश कुमार, ठीक है। चलो तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो, जब हम बात कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे बेटा हमेशा बात हो रही होगी चार्ज पार्टिकल की, आवेशित कणों की। तो जब भी मैं इस क्लास में चार्ज पार्टिकल का जिक्र करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। तो
इलेक्ट्रिसिटी भौतिक विज्ञान की फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जिक्र कर रहे होंगे। या तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बेटा रेस्ट पर रखा होगा, तो वो रेस्ट पे होगा तो क्या करेगा, या जब वो गति में होगा, मोशन में होगा तो क्या करेगा। ये सारी बातें हमें इलेक्ट्रिसिटी में करनी है। हमने लिखा कि वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर यानी ये तो रुके हुए या गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और मैंने क्या कहा आपसे कि जब मैं चार्ज पार्टिकल आवेशित कण कह रहा हूं, यानी कि आप समझ जाना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात हो रही है। ठीक, अच्छा अब देखो बेटा जो चार्ज पार्टिकल है, मैंने कहा कि या तो रेस्ट पे होगा या फिर होगा मोशन में। चार्ज पार्टिकल आवेशित कण, देखो अगर आवेशित कण जो है बेटा, अगर ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर विराम अवस्था में, तो अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमने लिया। चार्ज पार्टिकल का मतलब मैंने कहा कि तो मैं इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहा हूं या प्रोटॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रखा हुआ हो, चार्ज पार्टिकल स्थिर हो, तो उसके आसपास एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। जैसे आपको पता है कि चुंबक रखी है कहीं पे, तो चुंबक के आसपास भी एक फील्ड पैदा होता है मैग्नेट के आसपास, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर उस फील्ड में दूसरी चुंबक लेकर आएंगे तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स बल लगाने लगेगी। भाई किसी भी चुंबक के आसपास तो एक क्षेत्र होगा ना जिसमें दूसरी चुंबक आएगी तो आपस में चिपकेंगे, दूर भागेंगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक चुंबक मेरे घर में, एक आपके घर में, और आपस में चिपक जाए, नहीं। तो किसी भी चुंबक के आसपास भी एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है जिसमें दूसरी चुंबक जब आएगी तभी वो आपस में फोर्स लगाएंगी। तो ऐसे जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होता है, रेस्ट पर होता है, विराम अवस्था में होता है, तो रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल है तो एक फील्ड पैदा करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल कैसा फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन बेटा अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, गति में है, मोशन में, गति में, यहां पर दो केस बनेंगे। भाई पहला केस तो ये बनेगा कि वो मोशन में तो है लेकिन वो चार्ज पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, एक नियत वेग से, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, नियत वेग। और मैंने आपको मैकेनिक्स पढ़ाया है तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि ना तो उसकी स्पीड बदल रही, ना ही डायरेक्शन। अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो उसके आसपास जो फील्ड पैदा होगा वो पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जैसे चुंबक के आसपास क्षेत्र पैदा होता है ना, वैसा क्षेत्र पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन बेटा अगर चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके एक्सीलरेट कर रहा हो, एक्सीलरेटेड मोशन में हो, त्वरित गति में, यानी कि उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही हो, एक्सीलरेटेड मोशन में हो, त्वरित गति में हो, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो कई बार ना एक सिंपल सा एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कह देगा कि चार्ज पार्टिकल अगर रुका हुआ रेस्ट पर है तो उसके आसपास जो फील्ड, एक क्षेत्र पैदा होगा कि जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल आए तो फोर्स लगने लगे, एक दूसरे पे वो बल लगाने लगे। तो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आसपास का वो क्षेत्र कि जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आए तो एक दूसरे पर फोर्स, बल लगाने लग जाए, तो कौन सा होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से भाग रहा है तो उसके आसपास एक ऐसा फील्ड पैदा होगा जैसे चुंबक के आसपास पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लेकिन अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, उसकी गति लगातार बदल रही है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास कैसा क्षेत्र पैदा होता है, ये सारी बातें हम कहां करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। और हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल की बात होगी तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, गति में है, तो गति में भी कैसे है, वो कैसे कैसे फील्ड पैदा कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी
वैद्युत की इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युत की, और एक होता है हमारे पास में डायनामिक डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम बोलते हैं गतिक या धारा वैद्युत की। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारा चार्ज पार्टिकल जो होगा वो रेस्ट पर होगा, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा, विराम अवस्था में होगा, तो रुका हुआ चार्ज क्या क्या करेगा, ये सारी बातें हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल हमारा होगा गति में, जब चार्ज पार्टिकल भाग रहा होगा, तो ये बात हम कहाँ पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज आपके लिए बढ़िया ये है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये हमें बहुत ही कम पढ़नी है, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाती है 12th क्लास में, 12वीं क्लास में, कि अगर चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ चार्ज क्या क्या चीजें करेगा, वो सारी बातें 12th में पढ़ाई जाती हैं। हमारा सिलेबस 10th क्लास तक का है। 10th क्लास में पढ़ाई जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर चार्ज आवेश किसमें होता है, मोशन में। और अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं चार्ज का जिक्र करूंगा क्लास में, यानी तो हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे होंगे, प्रोटॉन का। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, 10वीं क्लास का कुछ भी याद नहीं है, तो इतना तो आपको याद होगा कि जब टीचर ने आपको 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, तो आपको इतना याद आ रहा होगा कि उस समय इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का जिक्र किया था टीचर ने। एक तार में करंट चल रही है, धारा चल रही है, करंट चल रही है, तो करंट कैसे बनी थी वो, तो टीचर ने आपको ये भी बताया होगा कि किसी तार में जब करंट चल रही होती है, इसका मतलब है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में। और इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि क्या होता है, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण। यानी कि हमने जो 10th क्लास में पढ़ा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, जहां पे चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भागने से क्या बनती है, करंट। तो हमें क्लास में 85-90% जो पार्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही कम पढ़ना है। इवन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना है मेनली कुलाम स्लो, कुलाम का नियम। हालांकि वो 12th क्लास का है, लेकिन पेपर में उससे क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम कुलाम लॉ के आसपास की बातें पढ़ रहे होंगे, बाकी सारी जो बातें हैं वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ, जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं, हमने कहा कि आज हम क्लास में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, वैद्युत की स्टार्ट करेंगे, और पूरे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमेशा हम चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों की बात करेंगे। या तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होगा या गति में होगा। चार्ज पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट पर होगा या भाग रहा होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, तो उसे जब अध्ययन करते हैं उसका हम करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता है, गति में होता है, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि अगर चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अगर वो चार्ज एक ही वेलोसिटी से भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। तो जो शुरू से क्लास में है उन्हें यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो बार मुझे बताओ कि यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है। एक बच्चा कह रहा मेरा कमेंट जा रहा है। बेटा देखो, एक तो ना तुम टाइम से आया करो क्लास में, 7:30 की क्लास में 7:44 पर आकर हेलो मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो इन चीजों से बचा करो। कमेंट सबके आते हैं, 100% कमेंट आते हैं। तो जब हमें लगेगा कि कुछ काम की बात होगी तो हम देखेंगे आपका कमेंट। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको रिप्लाई करना है, वो कमेंट की बस ये वैल्यू है। ये हाय हेलो सुनने के लिए कमेंट थोड़े ना होता है कि आप आए कि हाय हेलो, इसके लिए कमेंट नहीं है ये। ठीक है भाई, एक तो गर्मी बड़ी लग रही है और मेरा हिम्मत नहीं हो रही इसे चलाने की। ऐसे चला दी, कहीं थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई है, कहीं वो भी खराब ना हो जाए। क्या किया जाए, बड़ी दुविधा है एकदम है। गलती से मैंने चला दी, घर वालों को आवाज आ गई इसे चलने की, तो अलग से और लपेटेंगे वो है कि 2 दिन से हार्ट से उठ नहीं रहा है और थोड़ा ठीक होते इसे फिर चला दी। चलो अब देखो, अब हमें तो पता चल गया कि भाई
इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो चार्ज पार्टिकल आवेशित करने की बात होगी, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जिक्र होना है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, आपने केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ा, परमाणु, बताना मुझे एक बार। अगर आपने केमिस्ट्री में एटम चैप्टर पढ़ लिया हो, परमाणु चैप्टर, क्योंकि उसकी हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेगी। राजकमल, पंकज, अमन, बताना भाई एक बार कि इलेक्ट्रिसिटी में आपने एटम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, परमाणु। थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एटम चैप्टर आप मेनली केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा एटम का जिक्र मैं भी इस क्लास में करूंगा, बहुत ही थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें एटम का जिक्र इसलिए करना पड़ेगा हल्का फुल्का, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पड़ेगी। तो एक चीज बताओ, पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, पूरे के पूरे वैद्युत की चैप्टर में चार्ज पार्टिकल आवेशित करने का जिक्र होना है, और चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये में कहा मिलते हैं, एटम में, परमाणु में। तो एटम परमाणु के अंदर ही तो मिलते हैं ये। तो मैं काम करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे एटम का जिक्र करेंगे, केवल उतना जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी में जरूरत पड़ेगी। और डिटेल में पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो, केमिस्ट्री का टॉपिक है ही, ठीक है। अच्छा देखो, जब आपको टीचर ने एटम चैप्टर स्टार्ट कराया होगा तो उन्होंने आपसे बोला होगा कि देखो एटम जो होता है ना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। ऐसा कुछ बताया होगा मैं, बहुत ही हल्का सही। अच्छा अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई बात नहीं। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाभिक होता है, वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होंगे, और बाहर अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, ठीक। ये एटम बेटा क्या होता है, एटम वो सबसे छोटी यूनिट है, एटम वो सबसे छोटी इकाई है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट जो भाग ले सकती है वो एटम होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम आए और एक ऑक्सीजन का एटम आया, 2 हाइड्रोजन के परमाणु आए, एक ऑक्सीजन का आया, तो जल का एक अणु, जल का एक मोलिक्यूल बन गया। तो जल का एक अणु H2O भी कैसे बना, जल के एक अणु को बनने के लिए भी 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, एक ऑक्सीजन का, यानी एटम एटम मिलकर मोलिक्यूल अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का जल का एक अणु मोलिक्यूल बन गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे छोटी इकाई है जो भाग ले सकती है वो होता है एटम, परमाणु। तो इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखे यहाँ पे, वो क्या है एटम की, एटम में आप लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में, द स्मॉलेस्ट यूनिट which takes part in a chemical reaction is called atom। हिंदी में लिखेंगे, वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, परमाणु, वह सबसे छोटी इकाई जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, परमाणु कहलाती है, परमाणु कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। अच्छा एटम मैंने कहा कैसे बनता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे,
इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काटेंगे केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे डिटेल में, जैसे टीचर ने आपको पढ़ाई दिया होगा। तो वैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं लिथियम, तो लिथियम का जो बेटा एटम है यहाँ पे नीचे लिखा होता है 3, यहाँ लिखा होता है 7। तो टीचर ने आपको बताया होगा कि जो एटम है, परमाणु जो है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने एटम कौन सा लिया। आपने लिथियम का एटम लिया कि कार्बन का एटम लिया कि नाइट्रोजन का लिया कि ऑक्सीजन का लिया है। जैसे लिथियम का अगर मैं एटम ले लूं तो जो नीचे वाला नंबर होता है प्रोटोनों की संख्या बताता है। तो लिथियम के एटम में प्रोटोन कितने होंगे 3, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ऊपर में से नीचे वाला नंबर घटा दो तो 7 में से 3 गया तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 4। यानी अगर ये लिथियम का एटम होता तो 3 प्रोटॉन भरे होते हैं यहाँ पे, 4 न्यूट्रॉन। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों का भी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 3। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले वाली कक्षा में चक्कर काट रहे होते और तीसरे वाला दूसरी कक्षा में चक्कर काट रहा होता। तो ये मैं केमिस्ट्री के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि केमिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाई देंगे, तो ये केमिस्ट्री नहीं चल रही है अभी के लिए। बस हमें क्या ध्यान रखना है, क्या मैं क्लास में लिथियम का एटम बात करूं, नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, कॉपर का हो, जिसका भी आपका मन करे, कोई भी एटम अगर है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होंगे और बाहर अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा मेरे पास में ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, कितना आवेश होता है, चार्ज आवेश, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है कुलाम, ये माइनस का होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम। अच्छा, अगर मैं इस क्लास में बहुत बार इसका जिक्र मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं क्लास में बार बार ये बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम, तो मेरा टाइम खराब होगा। तो आगे से मैं क्लास में बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e। कितना चार्ज होता है -e। e का मतलब है यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, आप कहेंगे सर प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम। यानी मैं कह सकता हूं कि +e। e का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। न्यूट्रॉन बेटा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर चार्ज होता है 0। अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, आपके सामने लिखा है। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा चार्ज आवेश किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा चार्ज है कि प्रोटॉन पर। सामने देखकर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा चार्ज, ज्यादा आवेश किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर कि प्रोटॉन पर। इसका आंसर सबको देना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा चार्ज किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे कि प्रोटॉन पे। कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं, निखिल, स्वाधीन, हेल्दर, बसंत का गलत है, कैलाश प्रधान का ठीक है, रोहित चौधरी का भी गलत है, वसीम अहमद का भी गलत है, निखिल का ठीक है, बनवारी लाल का सही है, विजय का गलत है, सीलू का गलत है, श्याम कुमार गुप्ता का सही है, साहिल जाप्ते का ठीक है, मंगल कुमार मेहता गलत, अमन का गलत, निखिल का सही था ही, भूमियार बलजीत का भी गलत है, देखो राज कमल प्रजापत का भी गलत। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर चार्ज है सेम, आपके सामने लिखा तो है। इस पर चार्ज कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम, इस पर भी है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कुलाम, दोनों पे चार्ज सेम है। रोबिन भाई, अनिल कुमार, ये माइनस प्लस देखकर बहकना नहीं है,
मैंने कितनी बार बताया कि फिजिक्स में प्लस माइनस का कुछ मतलब होता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है कि प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम से है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। ये प्लस और माइनस ये बता रहा है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, इनके नेचर दो तरीके के होते हैं। एक को हमने प्लस कह दिया, एक को हमने माइनस कह दिया। साइंटिस्ट लोग चाहते तो एक को ए कह देते, एक को बी कह देते, कि एक को एक्स कह देते, एक को वाई। उन्होंने प्लस माइनस कहा तो हम भी प्लस माइनस कह रहे हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि चार्ज के दो नेचर हैं? कि जो चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मिलता है प्रोटॉन, ये अलग टाइप का होता है, और जो बाहर चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन, इसका नेचर अलग है। ये हमें देखो ऐसे पता चला। हमने क्या किया, पहले हम दो इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक लेकर आए, तो हमने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर दूर धक्का मार रहे हैं। फिर हमने क्या किया, दो लेके आगे प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो भी एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार जब भी हम चार्ज पार्टिकल नजदीक लेकर आते हैं तो प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं, तो जो बाहर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन लेकर वो भी दूर भाग रहे हैं, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उन्हें नजदीक लेकर आए वो भी दूर भाग रहे हैं। लेकिन फिर हमने एक दिन क्या किया, एक तो ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर काट रहा है वो, एक न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला प्रोटॉन। जब इन्हें हम नजदीक लेकर आए तो उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आया कि अगर हम एक ही तरह के पार्टिकल लें, या तो दोनों ही नाभिक के अंदर वाले ले लें या दोनों ही बाहर चक्कर काटने वाले ले लें, तो एक दूसरे को दूर फेंक के मारते हैं। लेकिन अगर हम ले लें एक अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है वो वाला पार्टिकल, और एक जो बाहर चक्कर काट रहा है वो ले ले, तो अट्रैक्शन पैदा हो जा रहा है। यानी कि जो बाहर चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन और जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है प्रोटॉन, इनकी ऊपर जो चार्ज है जिसकी वजह से एक दूसरे को बल लगा रहे हैं, जिसके से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, उनका नेचर अलग है। अगर आप एक ही प्रकृति वाले लें, चक्कर काटने वाले या नाभि के अंदर वाले दूर भागेंगे, लेकिन अगर अलग अलग प्रकृति के ले लें, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो अट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने आगे एक को प्लस कह दो, एक को माइनस कह दो। हम ए और बी भी कह सकते थे, एक्स वाई भी कह सकते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। हिंदी में लिखेंगे, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अगर बेटा मैं किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास में न्यूट्रॉन को ले आऊं तो कुछ नहीं करेगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, आवेश नहीं है, ना किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही रिपेल, या किसी पे कोई बल नहीं लगा सकता। ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज हमें पता चलेगा कितना कितना है, दोनों पे चार्ज बराबर है। प्लस माइनस केवल नेचर बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकृति के हैं। बाहर चक्कर काट रहा है बिल्कुल अलग और अंदर वाला अलग। ये बताइए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मास, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन है इस पर चार्ज होता है 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, प्रोटॉन पर कितना है, न्यूट्रॉन पर कितना है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक। मास, द्रव्यमान। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सबसे हैवी, सबसे भारी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तीनों के मास, द्रव्यमान मैंने लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है, प्रोटॉन पे कितना है, न्यूट्रॉन पे कितना है, सामने लिखे हैं। इनमें तीनों में हैवी कौन है, भारी कौन है?
वास्को दिल खुश कुमार करो भाई है। आप कहेंगे सर इन तीनों में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है सबसे जो हैवी है वो है न्यूट्रॉन। देखो बेटा ये 10⁻31, तो ये तो बहुत ही हल्का हो गया। ठीक है भाई, जिसमें पावर में माइनस लगाओ तो उसमें छोटी वैल्यू बन गई है। सबसे हैवी है इसमें न्यूट्रॉन। देखो यहां पर भी 1 पॉइंट, यहाँ पे 10⁻27, 10⁻27, ये लिखा 1.67, 1.67, लेकिन 7 के बाद 5 है, तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी है। उससे हल्का है प्रोटॉन और सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे हैवी है। ये देखो मुकेश कुमार इलेक्ट्रॉन बता रहा है सबसे हल्का बेटा ये इलेक्ट्रॉन। हालांकि जो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों के मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर पेपर में पूछ ले कि किन दो के मास लगभग सेम से हैं, तो न्यूट्रॉन हालांकि हल्का सा ज्यादा भारी है प्रोटॉन से, पर बहुत ज्यादा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग लगभग सेम से ही वजन है इनके, और जमीन आसमान का फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है इनमें, सबसे कमजोर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं और बाहर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो न्यूट्रॉन ना तो किसी को अट्रैक्ट कर सकता ना ही रिपेल, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। लेकिन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन भरे हुए हैं, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन भरे हुए हैं सब पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन भरे हैं सब पे अगर चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन भी तो एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते होंगे। तो इस रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरे हैं सब पे ही पॉजिटिव चार्ज है, इस रिपल्सन की वजह से सारे प्रोटोनों को तो बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। सारे प्रोटॉन तो बड़े मजे के साथ बैठे हुए हैं अंदर। तो बताओ सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्यों बैठे हुए हैं? भाई क्वेश्चन समझ गए? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन को तो भूल जाओ। लेकिन जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है सब पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है अगर वो भी एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो बाहर क्यों नहीं आ रहे वो, ये बताओ। पंकज कुमार कुछ आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा टोटल एनर्जी नेगेटिव किसी और चीज की होती है, तुम कुछ की चीज कहीं जोड़ रहे हो। पंकज कुमार ने सही लिखा है, निखिल कुछ और लिखो। वसीम अहमद का सही है। देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये सारे के सारे वास्तव में एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। ये सारे के सारे प्रोटॉन एक दूसरे पर दूर धक्का मारते हैं, और ये सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस से वास्तव में बाहर आना चाहते हैं। लेकिन ये पता न्यूक्लियस के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? जो बच्चे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, उनका बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस को बांधने में कोई रोल नहीं है। जितने भी प्रोटॉन के अंदर, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं, ये सबके सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, सबके सब दूर भागना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक साथ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इस न्यूक्लियस में एक बल, एक फोर्स और काम करता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के सबसे प्रबल बल है, उनसे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ये बाहर भागना चाह रहे थे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे कहां जा रहे हो, यहाँ आओ। दूसरे वाले प्रोटॉन से कहेंगे तेरे से अलग कहना पड़ेगा यहाँ, तो सारे के सारे को बांध के रखेंगे, ऐसे जोड़ के रखेंगे साथ में ये। तो न्यूक्लियस को बांधने में जो रोल है वो न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बलों का है, कि नाभिकीय बलों से स्ट्रॉन्ग कोई बल है ही नहीं, वो सबको जोड़कर बांधकर एक साथ रखते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स
नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स में लिखेंगे बेटा पहला, एक तो होता है स्ट्रोंग परबल। अगर कोई आपसे अलग से पूछ ले कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, तब भी आप न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। याद करो, मैंने आपको जब ग्रेविटी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल, सबसे खत्म, सबसे कमजोर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल आपने कमजोर बताया था। तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल है ग्रेविटेशनल, और स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर नाभिकीय बल। दूसरा बेटा ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग तो है, साथ में होते हैं अट्रैक्टिव नेचर के, ये सारे के सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांध के रखते हैं साथ में से, ऐसे जोड़ के, स्ट्रॉन्ग भी हैं और अट्रैक्टिव नेचर के भी हैं। तीसरा, ये न्यूक्लियर फोर्स कभी तुम्हारे मेरे बीच में नहीं लगेंगे, ये न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस के बीच में लगते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही छोटी रेंज में काम करते हैं, केवल नाभिक के अंदर। तो लिखेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स, लघु परिसर बल, छोटी दूरी में काम करने वाले, लघु परिसर बल। फोर्थ, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये फोर्स कोई भेदभाव नहीं करते, ये एकदम बिल्कुल सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष टाइप के, कोई भेदभाव नहीं। ये न्यूक्लियर फोर्स देखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये फोर्स जो है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करते हैं, ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम करते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी, यानी दोनों के ऊपर चार्ज है तब भी काम करेंगे, दोनों पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तब भी काम करेंगे, एक पे चार्ज है एक पे नहीं है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है तो भी काम करेंगे। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी है सबको बांध के रखते हैं। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स की ये प्रॉपर्टी जो है से लिख लेना है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। पेपर में जनरली आ जाता है कई बार कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, वो पहला और तीसरा वाला ज्यादा देता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और छोटी रेंज में काम करते हैं, जबकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बताए थे कि वो कमजोर होते हैं और वो हर दूरी पे काम करते हैं, छोटी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हर दूरी पर, लेकिन ये केवल शॉर्ट रेंज में ही काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा दोनों प्लस ही हैं गुरुदेव, प्लस क्या है, दोनों दोनों प्लस क्या है, मैंने कहा था ये फोर्स जो है दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच भी लगेंगे, दोनों पे चार्ज ना हो न्यूट्रॉन उन पे भी लगेंगे, एक पे चार्ज एक पे नहीं है उन पे भी लगेंगे, सब पे लगेंगे। ये आवेश पे निर्भर नहीं करते कि चार्ज पार्टिकल है तो लगेंगे, चार्ज नहीं है तो नहीं लगेंगे। न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल है ये, ठीक। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि न्यूक्लियर फोर्स छोटी रेंज में काम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो कोई आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, किस में नापते हैं, तो नाभिक का साइज किस में नापा जाता है, कोई बताएगा। न्यूक्लियस का साइज किस में नापते हैं हम, नाभिक के आकार, न्यूक्लियस साइज, नाभिक के आकार किस में नापे जाते हैं, निखिल का एक आंसर आया, गलत है बेटा, नाभिक बहुत ही छोटा होता है,
इन्हें आप किलोमीटर में तो नाप ही नहीं सकते, ना मीटर में ना सेंटीमीटर में। हाँ, बसंत कुमार ने सही लिखा है। न्यूक्लियस के साइज नापे जाते हैं फर्मी में। तो न्यूक्लियस साइज नापने के लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियस साइज, नाभिक के आकार, इसे हम नापते हैं फर्मी, या लिखा मिलेगा फेम्टोमीटर। फर्मी या फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी जो है वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर है। बहुत छोटा साइज होता है इनका। देख रहे हो कितना छोटा साइज है। वे हमारे आसपास यहाँ पर गैसों के मोलिक्यूल अणु घूम रहे होंगे, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब उस मोलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन का एक जो मोलिक्यूल है N2, वो नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है। किसी को नाइट्रोजन का एटम दिख रहा है अपने आसपास? और नाइट्रोजन के एटम के अंदर का न्यूक्लियस दिख रहा है किसी को? नहीं, बहुत छोटे होते हैं ये खुली आंखों से थोड़े ना देख सकते हो आप इन्हें। ये मीटर में, सेंटीमीटर में है फर्मी में। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे, ये तो न्यूक्लियस का साइज हो गया कि नाभिक क्या कर हम नापते हैं फर्मी में या फेम्टोमीटर में, लेकिन पूरा जो एटम का साइज किसमें नापते हैं हम? एटम साइज, परमाणु का आकार, ये नापा जाता है एंगस्ट्रोम में। एंगस्ट्रोम सिंबल होता है इसका A के ऊपर 0। और एक एंगस्ट्रोम जो है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर है। एक एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। ठीक, तो एटम का साइज नापते हैं हम एंगस्ट्रोम में। इस एक एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर -10 मीटर। नाभिक के साइज हम नापते हैं फर्मी में या फेम्टोमीटर। इनका साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है इसका मतलब। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव की 0। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? तो क्या बताएंगे आप? देखता हूं कितने बच्चों ने सैटेलाइट वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा था क्लास में। रघुबर प्रसाद, पंकज, निखिल, अंशु कुमार, बताओ इसका आंसर। निखिल ने सही आंसर दिया है। देखो, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है बेटा लगातार, इसकी टोटल एनर्जी है नेगेटिव। याद करो, जब मैंने सैटेलाइट वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उससे मैंने बताया था कि वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, वो उपग्रह जो धरती के चक्कर काट रहा है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि हर एक वो चीज जो बाउंडेड है, बंधी हुई है, जो फ्री नहीं है, जो अपने मन से कहीं भी नहीं भाग सकती, वो चीज जो किसी फोर्स से बंधी हुई हो, उसकी टोटल एनर्जी, सीलू मैंने आपसे बताया था, और वसीम, वो नेगेटिव होती है। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके अट्रैक्शन से, उनके आकर्षण से बंधा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एनर्जी, लिखो 4a बाउंडेड स्टेट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। हिंदी में लिखेंगे इसी बंधी हुई अवस्था के लिए कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
which is revolving around the nucleus. Total energy of an electron which is revolving around the nucleus is always negative. हिंदी में लिखेंगे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब बेटे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो मैंने कहा कि बंधा हुआ है, इसकी कुल ऊर्जा नेगेटिव है, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और आगे की क्लास में इसे स्टार्ट करूंगा तो आपको पता कि तबीयत मेरी बहुत खराब है और लगातार पसीने पसीने गिर रहे, कहीं और तबीयत मेरी और खराब ना हो जाए। खड़ा हूं ना मैं लगातार, इधर पेट भी दर्द कर रहा है कमजोरी की वजह से ना। 3 दिन हो गए ढंग से मुझे उठे हुए चले फिरे। तो बाकी मैं कल स्टार्ट करूंगा इसी इतने बजे, 7:30 बजे से कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एटम वाला छोटा सा पार्ट और रह गया है हमारा, आज ही खत्म करना चाहिए था हमें, लेकिन एनर्जी नहीं है, तो कल इसे खत्म करके हम प्योर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू। ये बिजली को तो काट दिया।